दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक इमेज बेचते हैं। क्योंकि मार्केट में एप्पल से सस्ते और कई मामलों में एप्पल से बेहतर फोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोग उसके लिए लाइन लगाते हैं। क्योंकि एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो एक फीलिंग, स्टेटस और एस्पिरेशन बेचता है। और जब कोई ब्रांड लोगों के दिमाग में अपनी एक जगह बना लेता है तो धीरे धीरे लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उस ब्रांड से जुड़ा एक स्टेटस खरीदने लगते हैं। और कुछ साल पहले शुगर कॉस्मेटिक्स भी एक ऐसे ब्रांड बन चुका था। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या आपके शहर का कोई लोकल मॉल, हर जगह सिर्फ शुगर कॉस्मेटिक्स की ही बातें हो रही थी। और इतना ही नहीं, कंपनी की ग्रोथ टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही थी। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक बात बैठने लगी थी कि इंडियन ब्यूटी मार्केट को अपना अगला ब्यूटी जायंट मिल चुका है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज कभी कभी फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस का इल्यूजन होता है। क्योंकि जो कहानी बाहर से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल दिख रही होती है, जरूरी नहीं है कि अंदर से भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देखिए, आज भी शुगर कॉस्मेटिक्स का नाम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नंबर्स एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस ब्रांड को इंडियन ब्यूटी मार्केट का अगला ब्यूटी जायंट माना जा रहा था, उसके नंबर्स आज एक बिल्कुल अलग कहानी क्यों सुना रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है शुगर कॉस्मेटिक्स की असली कहानी। देखिए, साल 2015 में विनीता सिंह और कौशिक मुखर्जी ने इंडियन ब्यूटी मार्केट में एक ऐसा गैप देखा जिसे उस वक्त ज्यादा ब्रांड्स एड्रेस नहीं कर रहे थे। उस वक्त मार्केट में दो तरह के ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे। एक तरफ अफोर्डेबल ब्रांड्स थे जो आसानी से मिल तो जाते थे, लेकिन बहुत बार इंडियन कंज्यूमर्स की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। और दूसरी तरफ प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जो कि एस्पिरेशनल तो थे, लेकिन हर इंडियन कंज्यूमर के बजट में फिट नहीं बैठते थे। और इसी गैप में शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ब्रांड का प्रॉमिस भी सिंपल था, इंडियन स्किन टोन्स के लिए प्रोडक्ट्स, इंडियन वेदर कंडीशंस के प्रोडक्ट्स और एक ऐसी प्राइसिंग जो कि प्रीमियम फील भी दे लेकिन मास ऑडियंस की रिच से बाहर भी ना हो। और बिजनेस लैंग्वेज में इसे मास प्रीमियम पोजीशनिंग कहा जाता है। लेकिन बहुत से इंडियन कंज्यूमर्स शेड मिसमैच, वेदर कॉम्पेबिलिटी और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जैसे इशू फेस करते थे। और शुगर ने इसी प्रॉब्लम को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना ली। और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से शुगर दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में अलग नजर आने लगा। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट पोजीशनिंग ही कंपनी की ग्रोथ की वजह नहीं थी। ब्रांड ने शुरुआती दिनों में ही माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ा बेट लगाया। जब ज्यादा ब्रांड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर फोकस कर रहे थे, तभी शुगर छोटे क्रिएटर्स के थ्रू ट्रस्ट और विजिबिलिटी बिल्ड कर रहा था। और इस स्ट्रेटेजी का फायदा ये था कि ब्रांड को बहुत कम बजट में ही बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स मिलने लगे थे। और इतने नहीं, शुगर की ब्लैक पैकेजिंग, बोल्ड मार्केटिंग और मॉडर्न कम्युनिकेशन स्टाइल ने उसे मार्केट में एक अलग ही पहचान दिलाई थी। फिर आता है शार्क टैंक का इफेक्ट, जिसमें विनीता सिंह की टेलीविजन विजिबिलिटी ने ब्रांड को एक ऐसा एक्सपोजर दिया जिसमें आमतौर पर दूसरी कंपनियों को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता। और जैसे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ने लगी तो शुगर ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज की तरफ तेजी से एक्सपांड करना शुरू कर दिया। और जहां कहीं भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की प्रेजेंस कम थी, वहीं जाकर शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। और इसका असर शुगर के नंबर्स पे भी देखने को मिला। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 126 करोड़ था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 505 करोड़ तक पहुंच गया था। यानी कुछ ही सालों में शुगर कॉस्मेटिक्स इंडियन ब्यूटी मार्केट के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड में से एक बन गया। कुल मिलाकर बाहर से देखो तो ऐसा लग रहा था कि शुगर हर फ्रंट पे जीत रहा था, लेकिन बिजनेस की असली हेल्थ ब्रांडिंग से नहीं, नंबर से समझी जाती है। और जैसे हम ब्रांडिंग और हाइप से आगे बढ़ते हैं, शुगर की कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू सामने आता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रोथ तो कर रही थी, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी शुरुआत से ही प्रॉफिट नहीं कर रही थी और समय के साथ साथ लॉसेस कम करने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। अब आप डेटा ही देख लो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में रिपोर्टेड लॉस लगभग 76 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 24 और 25 में करीब 135 करोड़ तक पहुँच गए थे। यानी कि सिर्फ एक साल में ही यहाँ पर लॉसेस डबल हो गए थे। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जब सेल्स बढ़ रही थी तो इसके साथ साथ लॉसेस क्यों बढ़ रहे थे। और इसका आंसर कंपनी की स्पेंडिंग पैटर्न में छुपा हुआ है। देखिए, 2024 में शुगर ने मार्केटिंग पर लगभग 161 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और यहीं पर एक नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, कंपनी अपने रेवेन्यू का करीब 30 to 40% हिस्सा सिर्फ मार्केटिंग पर स्पेंड कर रही थी। अब इस नंबर को समझने के लिए कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुगर कॉस्मेटिक्स को इस इंडस्ट्री के जायंट में से एक HUL से कंपेयर करें तो वो भी सिर्फ अपने रेवेन्यू का 8 to 15% ही मार्केटिंग
मार्केटिंग पर स्पेंड करता है, यानी कि शुगर का रेशियो इससे काफी ज्यादा था। इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रोथ तो जनरेट कर रही थी, लेकिन इसे ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड तक लिमिटेड नहीं थी, इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वीकनेस छुपी हुई थी। और वो वीकनेस थी कस्टमर रिटेंशन। और सवाल सिंपल था, जो कस्टमर आज प्रोडक्ट खरीद के जा रहा है, क्या वो कल दोबारा वापस आएगा? और यहीं से शुगर का असली चैलेंज स्टार्ट होता है। ब्यूटी कैटेगरी में लगभग 35 to 40% का रिपीट परचेज हेल्दी परचेज माना जाता है, जबकि शुगर का रिपीट परचेज सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% के आसपास था। मतलब 100 लोग शुगर के प्रोडक्ट खरीद रहे थे तो उसमें से 75 लोग वापस से शुगर के प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे थे। मान लीजिए कंपनी किसी कस्टमर को लाने के लिए 1000 रुपीज खर्च करती है, लेकिन वो कस्टमर सिर्फ 400 रुपीज की लिपस्टिक खरीदता है। इस सिनेरियो के अंदर कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर आ तो रहा था लेकिन रिपीट परचेज नहीं कर रहा था। और जब रिपीट परचेज कम हो जाता है तो ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। लेकिन अब मार्केट बिल्कुल चेंज हो चुका था। इन्वेस्टर्स को सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। और दूसरी तरफ माइग्लैम, मामा अर्थ, प्लाम और रेनी जैसे ब्रांड भी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे और साथ ही नायका अपने प्राइवेट लेवल को पुश भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफलाइन एक्सपेंशन थी, क्योंकि आज भी इंडिया का लगभग 75% ब्यूटी मार्केट ऑफलाइन है। और इसी ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करने के लिए शुगर ने 45,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट और 200 से ज्यादा एक्सक्लूसिव आउटलेट ओपन किए। लेकिन इस सब की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, रिटेल मार्जिन और वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन अब कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉफिटेबल रहते हुए ग्रो कैसे किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर इस मार्केट के अंदर एक और ऐसा ब्रांड है जो एग्रेसिवली ग्रो कर रहा था, जिसका नाम है मार्स कॉस्मेटिक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि मार्स की स्ट्रेटेजी और शुगर की स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अलग थी। जहाँ शुगर ने फंडिंग, विजिबिलिटी और एग्रेसिव एक्सपेंशन पर फोकस किया, वही मार्स ने कंपैरेटिबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंट पर अप्रोच की। और ब्रांड यहाँ पर लार्जली बूट ट्रैप्ड रहा और कम हाइप होने के बावजूद भी ग्रोथ करता रहा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन सामने आता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री खुद प्रॉब्लम नहीं है और सारी की सारी कंपनी स्ट्रगल नहीं कर रही। कुछ कंपनीज ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक के लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ग्रोथ का नहीं था बल्कि कमबैक का था। वैसे आप सभी के हिसाब से शुगर कॉस्मेटिक कभी कमबैक कर भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर उन सभी स्टार्टअप्स के अंदर शामिल हो जाएगा जो ग्रोथ तो कर लेते हैं लेकिन उस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाते? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।